Hello, my dear students. I welcome you all to my channel Renaissance Coaching. कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी बोर्ड्स की? आई एम श्योर थोड़ी चिंता हो रही होगी, लेकिन आपको पता है कि मैं आपके साथ लगी हुई हूँ बराबर कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैंने आपको एक सिलेबस ब्रेक डाउन करके समझा दिया था वो मेरी पिछली वीडियो में कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और हमें उन आंसर्स में किन स्किल्स पे जज किया जाएगा, राइट। उसके बाद मैंने आपको एक वन शॉट दिया था सारी पोएम्स का। उसमें मैंने आपकी सारी की सारी पोएम्स को सिर्फ 1.5 आवर में सारा समझा दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो कर ली होंगी। ठीक है, आज हम करेंगे सब मिलके फर्स्ट फ्लाइट की सारे चैप्टर्स इन वन गो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख देना। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फर्स्ट फ्लाइट के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, आज फर्स्ट फ्लाइट भी खत्म कर देंगे। ठीक है, सो अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, देन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, glimpses of India, Mitchell the Otter, Madam Rides the Bus, the Sermon at Banaras और finally the proposal chapter। ठीक है, तो अब शुरू करें हम फटाफट अ लेटर टू गॉड। चलिए, तो लेटर टू गॉड के आपके G.L. फ्यूंटिस इसके राइटर हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या किया है, हर एक चैप्टर के ना सबसे पहले तो जो कैरेक्टर्स हैं तो पहले वो कैरेक्टर्स आपको समझा दिए हैं और उसके बाद मैंने पूरे रिवीजन शेड्यूल में जो चैप्टर्स हैं आपके उनको इंसिडेंसेस में ब्रेक किया है। पूरा का पूरा चैप्टर अगर मैं लूंगी तो बहुत देर लगेगी, तो इंसिडेंसेस जो जो उसमें इंपॉर्टेंट है इंसिडेंसेस के थ्रू मैंने कवर किया है। तो आपको हर पेज पे मेरे एक हेडिंग मिलेगी उस इंसिडेंट्स की और उसके बाद एक पैराग्राफ उसके ऊपर, सो दैट हम जल्दी से बस एक ग्लिम्स आ जाए हमारे पास कि इस चैप्टर में क्या था। ठीक है, तो लेटर टू गॉड के कैरेक्टर्स कौन से थे? सबसे पहले प्रोटैगनिस्ट लेंचो, अ पुअर फार्मर हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल विद हिज फैमिली। ठीक है, सो क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल मतलब एक छोटा सा पहाड़ है, उसके टॉप पे, क्रेस्ट का मतलब है टॉप पे रहना, right? So top, oh, this is not visible, of a low hill with his family. He was a firm believer of God. ठीक है, चलिए, so he was a firm believer of God, भगवान के अंदर पूरा भरोसा था। He is innocent, hopeful, caring and responsible। ये चार वर्ड्स आप याद कर लो बिकॉज ये चारों आपको उसके कैरेक्टर स्केच में लिखने में काम आएंगे। देन द पोस्टमास्टर, ये कौन है? एक फैट अमिएबल फेलो हु हेल्प लेंचो टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। भगवान में भरोसा बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर साहब आए थे। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी में से ही एक पार्ट उन्होंने दे दिया था एज चैरिटी फॉर लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। क्योंकि हम सबको पता है लेंचो ने भगवान से 100 पीसोस मांगे थे और पोस्टमास्टर ने वो लेटर खोल के देख लिया था और अपनी तनख्वाह में से, अपनी जो सैलरी थी उसमें से कुछ पैसे इकट्ठे करके he could manage to send 70 pesos to लेंचो। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे ना, पीपल हु हेल्प्ड लेंचो ऑन पोस्टमास्टर्स कॉल, दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे सॉ द लेटर बट हेल्प्ड हिम इन हिज नीड। सबने क्यों क्यों हंसे थे ये मुझे बताइए? इसलिए हंसे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई भगवान को कौन लेटर लिखता है ना। सो क्योंकि उसके ऊपर जो लेटर का वो था, एड्रेस था, टू गॉड था। अब भगवान को लेटर कौन लिखता है ये देख के सब हंस रहे थे। So Lencho called them a bunch of crooks। ये इंपॉर्टेंट है कि उसको उन्होंने bunch of crooks क्यों कहा था? बताओ जल्दी से, bunch of crooks क्यों कहा था? क्योंकि वो ही थे जिनको उसको लग रहा था कि उन्होंने, आपने तो 100 पीसोस भेजे थे और 30 पीसोस शायद इन्हीं बंच ऑफ क्रूक्स ने निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले आता है लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो की उम्मीद है कि इस बार अच्छी हार्वेस्ट होगी। So Lencho was a farmer who lived on the crest of a low hill with his family. He was the only house in the entire valley. वहां पे सिर्फ इक्का दुक्का ही घर थे। ठीक है, his field was full of ripe corns। वहां पे पके हुए, पूरे फील्ड में पके हुए कॉर्न्स थे, राइप कॉर्न्स थे, एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस। और उसके घर से उसका जो फार्म था वो इजीली दिखता था।
He was eagerly waiting for a good rain so that to have a good harvest so he could earn money for his family this year. कि इस साल मेरा अच्छा बस बारिश हो जाए, अच्छी यील्ड आ जाएगी, मैं अच्छी सी खेती होगी और उसके बाद हमारे पास इस साल खूब पैसा होगा. But turning of Lencho's hope into despair. क्या हुआ लेकिन? As Lencho hoped, it started raining at the time of supper, which gave Lencho a ray of hope. बस टाइम डिनर का था, सपर का था, वो जब खाना खाने बैठे थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई और लेंचो अंदर बहुत खुश था कि यही तो वो चाहते थे. अब एक आशा की किरण है कि इस साल अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल होगी और खूब पैसा होगा. He was extremely happy to see that. He compared the raindrops as most important question जो बनता है कि उसने raindrops को silver coins में क्यों compare किया था, which shows his joy, जिससे उसकी खुशी दिखती है. इसलिए दिया था क्योंकि ये जो छोटी छोटी बूंदें थी ये उनको बहुत पैसा दिलवाने वाली थी, इसलिए उसको silver coins का था. तो silver coins as raindrops. But soon his joy turned into despair as the rain changed into hailstones which ruined the crops. hailstones मतलब ओले जो पड़ते हैं, ठीक है, तो जो ओले पड़ने लगे तो उसकी पूरी उन्होंने जो क्रॉप्स थी वो खराब कर दी. The field had been covered with snow like a layer of white salt. पूरे फील्ड में जो hailstones थे वो ऐसे बिछे हुए थे जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो, इस इतने hailstones हुए. Now Lencho was worried for his family. लेंचो को तो चिंता ही हो गई कि भाई अगर इस तरीके से मेरी फसल बर्बाद हो गई तो पैसे तो दूर की बात है, हम खाएंगे पिएंगे भी क्या पूरे साल. Lencho's firm belief in God, भगवान में पूरा भरोसा. Though Lencho was a poor farmer and had lost all his crops, poor farmer था, सारी खेती बाड़ी भी खराब हो गई थी. He had firm faith in God. बस भरोसा किसमें था? भगवान में. He found in God his last hope कि बस अब तो आखिरी मौका है, भगवान ही बचा सकते हैं. And decided to write a letter to God for help. और तब उसने सोचा कि मैं एक लेटर लिखता हूँ, भगवान ही आखिरी सहारा है, वो ही मदद करेंगे और उनको मैं लेटर लिखता हूँ. He asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again. तो उसने भगवान से 100 pesos मांगे जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी दोबारा शुरू कर सके. और जब तक न्यू क्रॉप्स नहीं हो जाती तब तक अपनी फैमिली को भी तो खाना पिलाना है ना, तो उसका भी सहारा लग जाए. He also wrote that if God didn't help him, his family would die with hunger. अगर भगवान आपने मेरी मदद नहीं करी तो मेरी जो फैमिली है वो भूखी मर जाएगी. The postmaster's reaction to Lencho's letter. जब उसने लेटर लिख दिया तो पोस्टमास्टर का क्या रिएक्शन था? After reading Lencho's letter to God, the postmaster laughed but soon realized, पहले तो बहुत हंसे लेकिन एकदम ही उसको ये रियलाइज हो गया that ये क्या है, ये लेंचो का अटूट विश्वास है भगवान के अंदर, and his belief should not be shaken. और इसका जो ये विश्वास है ये टूटने नहीं देना चाहिए. So he decided to help Lencho. उसने डिसाइड किया कि लेंचो की मदद करते हैं with the help of his post office employees. सब मिलके पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं सब मिलके उसकी हेल्प करेंगे. He collected 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself. उसने आपस में मिलके 70 pesos कलेक्ट करे और उस एनवेलप में डाल के लेंचो को ही पकड़ा दिए. In which he also contributed a part of his salary. और उसमें सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉइज से कंट्रीब्यूट कराए थे, उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट उसमें कंट्रीब्यूट किया था एज चैरिटी. लेंचो गेट्स एंग्री एट रिसीविंग द लेस मनी. अब लेंचो ने मांगे थे 100 पीसोस, 100 पीसोस, लेकिन इन रिटर्न ही गॉट ओनली 70 पीसोस. गुस्सा आ गया लेंचो को. So Lencho became angry when he saw 70 pesos in the envelope as he demanded 100 pesos. He did not believe that God could do so and send less money. उसको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि भगवान कम पैसे भी बेच सकते हैं. So he decided to write a letter again for the rest of the money. उसने सोचा एक और लेटर लिखता हूँ कि 30 जो पीसोस हैं गॉड वो भी भेज दो. So this time he requested God to send the rest of the money through the letter because अब उसने कहा इनके ये जो पोस्ट ऑफिस है ना इनके हाथ मत भेजना भगवान, जो आप बाकी सब पैसे भेजोगे, ठीक है, आप मेरे को लेटर के थ्रू ही भेज देना क्योंकि वो तो डायरेक्ट लेटर आपका मेरे पास आएगा. लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप? बिकॉज ही थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर बंच ऑफ क्रूक्स. ये कौन है? ये बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी कि ये गंदे लोग हैं बिकॉज इन्होंने ही शायद मेरे
मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो आप सोचिए, इसकी आयरनी ये है कि जिन लोगों ने उसको कंट्रीब्यूट करके उसकी हेल्प करी, और लेंचो उन्हीं को बंच ऑफ क्रूक्स समझ रहा है। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी और कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया। ऑथर का नाम दोबारा याद कर लेते हैं, G.L. फ्योंटेस। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नेल्सन मंडेला पे। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला कैरेक्टर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु फॉट फॉर द इक्वल राइट्स ऑफ द ब्लैक एंड ही सफर्ड अ लॉट ऑफ पेन फॉर द फ्रीडम। तो वहां पे क्या था, व्हाइट्स का राज चलता था और एक अपार्थीड सिस्टम था। अपार्थीड में क्या था कि इक्वालिटी नहीं थी। तो ये जो वहां के अफ्रीकन ब्लैक्स थे ना, इनको वहां पे उतना सोसाइटी में दर्जा नहीं मिलता था, उनको उतनी इक्वालिटी से नहीं देखा जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे, इन्होंने इस फ्रीडम के लिए बहुत मेहनत की। इनके साथ और भी इनके कंट्री के ऐसे लोग थे जिन्होंने ब्लैक्स की फ्रीडम के लिए, ठीक है, बहुत मेहनत की है, बहुत पेन सहा है। अब आप सोचिए, अपने ही देश में अपने ही भाइयों द्वारा आपको अपार्थीड का फेस करना पड़ रहा था। तो पूरा चैप्टर जो है उसी पेन और उसी ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी को, फ्रीडम को, इन सब को डिटरमाइन करने, उन सब के बारे में बताया है नेल्सन मंडेला ने आपको। ठीक है, चलिए, सो ज़नानी कौन है? ज़नानी इज द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला हु अकम्पनीड मंडेला इन हिज इनॉग्रेशन डे। तो जब चैप्टर आपका स्टार्ट होता है वो इनॉग्रेशन डे से, जब उनको ओथ लेनी है, और उनके साथ कौन है? उनकी डॉटर ज़नानी है। नाउ शी वाज वेरी मच क्लोज टू हिम, उनके साथ बहुत क्लोज थी। नाउ दिस इज थाबो मेबिकी एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हु वाज वेरी क्लोज टू मंडेला अगेन। देन मिस्टर डे क्लर्क, he is the second deputy president of South Africa. चलिए, तो आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है इनॉग्रेशन से। इट वाज 10th मई। कौन सी डेट है ये? 10th मई है, द डे ऑफ ओथ विद अ ब्राइट एंड शाइनी सन। Nelson Mandela was supposed to take oath as the first black president of साउथ अफ्रीका। कैसे, क्या उन्होंने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, अब तक कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट बना ही नहीं था। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। A large number of leaders all from around the world had gathered there to be the witness of the swearing in ceremony of Nelson Mandela. बहुत तरफ से, जगह जगह से लोग आए थे इस बड़ी सेरेमनी का पार्ट बनने के लिए। राइट, ये क्यों बड़ी थी? क्योंकि अब तक वहां पे साउथ अफ्रीका में जो अपार्थीड चल रहा था उसको अबॉलिश कर दिया गया था, और ये आज पहला दिन था जहां पे सभी ब्लैक्स और व्हाइट्स जो है इक्वल तरीके से एक ही छत के नीचे एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, एंड दैट इज अ ओथ सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। राइट, अ लार्ज, ये तो हो गया। As the first black president, the inauguration ceremony took place in a big open building in Pretoria, where the first democratic non-racial government was to be installed. ठीक है, तो यहाँ पे पहली एक ऐसी नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। The swearing in ceremony of Nelson Mandela. So Nelson Mandela was accompanied by his daughter Zinani. Mr. De Klerk was the first person who took oath as second deputy president, followed by Mr. Thabo Mbeki, who sweared as the first deputy president of South Africa. तो इन लोगों ने दो आपके फर्स्ट और सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ओथ ली, और फिर नेल्सन मंडेला ने। Now Nelson Mandela was the last person who sweared as the first black president of South Africa. He pledged to obey and uphold the constitution and to devote himself to the well-being of the people. उन्होंने कसम खाई, प्लेज लिया कि वो अपने लोगों के well-being के लिए, उनके अच्छाई के लिए काम करेंगे। He also promised to make the nation free from the poverty. उन्होंने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि अपने देश को किससे फ्री कराऊंगा? पावर्टी से, डेप्रिविएशन, सफरिंग, और जितने भी तरह की सफरिंग्स हैं उन सब से आपका कंट्री फ्री होगा, ये उन्होंने ओथ ली है। राइट, डिस्प्ले ऑफ द मिलिट्री पावर बाय साउथ अफ्रीकन जेट्स। तो जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई, प्लेज लिया गया, ओथ ली गई, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस शुरू हुई, वहां पे जो जेट्स थे, मिलिट्री थी, उनका जो डिस्प्ले था, ये उसके बारे में है। सो व्हेन मंडेला हैड टेकन ओथ, साउथ अफ्रीकन जेट्स डिस्प्लेड द मिलिट्री पावर.
It also showed the loyalty of military to democracy. ये दिखाता है कि मिलिट्री कितनी लॉयल है आपकी गवर्नमेंट के लिए, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए. The highest military generals saluted him. He recounted that अगर ये जो है फ्रीडम होने से पहले ये सब हुआ होता तो यही जो मिलिट्री के जनरल्स थे इन्होंने तो मंडेला को अरेस्ट ही कर लिया होता. क्यों? क्योंकि तब मंडेला इनकी कंट्री के लिए एक थ्रेट थे और एक वो थे क्या कहते हैं, एक लीडर थे जो उनके अगेंस्ट जा रहे थे. ठीक है, तो एक रिबेल थे उनके लिए. तो इसीलिए अगर आज मैं प्रेसिडेंट की ओर ना ले रहा होता तो ये मुझे यही जनरल से जो मुझे अरेस्ट कर लेते हैं. It was followed by the playing of two national anthems. तो अभी तक सिर्फ व्हाइट्स का नेशनल एंथम होता था, लेकिन आज वो दिन था जहां पे दो नेशनल एंथम्स हो रहे थे. The whites sang Nkosi Sikelel, व्हाइट्स ने अपना गाना गाया और ब्लैक्स ने अपना जो है नेशनल एंथम गाया, which marked the end of the ceremony. इसी से पता चलता है कि ceremony came to an end. Right? उसके बाद apartheid and the South Africa. Now Nelson Mandela reminisces about the days gone by which will soon be the part of history where the whites had formed a system of racial dominance against the black. तो जल्द ही दुनिया में ये सब हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि किस तरीके से व्हाइट्स ने एक अपार्थाइड सिस्टम को बनाया था और वो वहां पे फॉलो किया जाता था जो कि ब्लैक्स के अगेंस्ट था. इट वॉज द बेसिस ऑफ हार्श सोसाइटी. एक हार्श सोसाइटी का बेस था वो, विच इज नाउ ओवरटर्न, जो अब बिल्कुल बदल चुका है. ही सेज दैट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wounds on his country. अपार्थाइड ने उनके लोगों पे, उनकी कंट्री पे एक गहरा जख्म छोड़ा है. Right now it is the system that recognize the rights and freedom of all people. आज वो दिन आया है जब हम सभी लोगों के, अब ये नहीं कि अब हम व्हाइट्स का ध्यान नहीं रखेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत साल जो है टॉर्चर किया है हमें, ऐसा नहीं है. फिर अपार्थाइड खत्म कहाँ हुई? इट्स जस्ट कि पहले व्हाइट्स की थी, अब ब्लैक्स की हो गई. बट नेल्सन मंडेला वो नहीं चाहते हैं. ही वांट्स कि इक्वालिटी हो. तो इसीलिए तो उन्होंने दोनों ही आपके नेशनल एंथम्स सिंग कराए थे. राइट और उसी तरीके से यहाँ पे भी वो सभी के राइट्स और फ्रीडम के लिए काम करेंगे, चाहे वो ब्लैक्स हो या वो व्हाइट्स हो. रिग्रेट ऑफ मंडेला एंड रिमेम्बरेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स. तो वो अब याद कर रहे हैं आज कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने इतना अपना इतना पेन सहा, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी फ्रीडम के लिए, तो उनको याद कर रहे हैं. ऑन द ऑस्पिशियस डे मंडेला रिग्रेटेड द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार कितना हमने लाखों लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग अपने खोए हैं. एंड रिमेम्बर्ड देयर सैक्रिफाइसेस. और आज उनका एक एक सैक्रिफाइस उनको याद आ रहा है फॉर द फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. किससे फ्रीडम लेनी थी? इस डिस्क्रिमिनेशन से, ये भेदभाव से. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? भेदभाव है. तुम व्हाइट्स हो, मैं ब्लैक हूं, मैं ब्लैक हूं, तुम व्हाइट्स हो, ये सब जो है डिस्क्रिमिनेशन है. ठीक है, तो इस डिस्क्रिमिनेशन से उनको उनके जो उन्होंने लड़ाई लड़ी फ्रीडम लेने के लिए, उनके सैक्रिफाइसेस को आज याद किया जा रहा है. ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज द सम ऑफ ऑल दीज अफ्रीकन पैट्रियट्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उनको याद आ रहा है कि मैं क्या हूं आज, मैं आप सबका, जो जितने भी आप सब अफ्रीकन पैट्रियट्स थे, आप सबका ही आज एक मिला जुला हूं. ठीक है, मैं भी आप सब में से ही एक हूं जिसने वो, जो आप सब कौन है? जो वही सब पैट्रियट्स जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइस कर दी पूरी जिंदगी अपने देश के आगे. He was pained that he couldn't thank them. आज लेकिन उसको दर्द है. नेल्सन मंडेला is in pain because वो उनको थैंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगाई, आज वो खुद ही नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कि आज उन्हें फाइनली फ्रीडम मिल गया है. राइट he couldn't. He recalled great freedom fighters. जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको वो एक एक करके याद कर रहे थे. ये सब उनके नाम है. राइट who were the men of uncommon courage. इन सब के अंदर एक अलग ही करेज था, विजडम था एंड जेनरोसिटी थी. He said that the country is rich in minerals. मेरे कंट्री में बहुत मिनरल्स हैं, बहुत कुछ ऐसे ग्रेट पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन मेरा जो असली वेल्थ है, मेरा जो असली सोना है, वो कौन है? बट इट्स द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. जो असली मेरे लिए जो वेल्थ है, सोना चांदी है, वो मेरे अपने लोग हैं.
मेरे अपने कंट्री के लोग हैं जो उसके असली सोना चांदी हैं। गुडनेस एंड ब्यूटीज ऑफ अ मैन के बारे में बात करते हैं। ऑथर सेज दैट बीइंग व्हाइट और ब्लैक इज नॉट द टोकन ऑफ योर गुडनेस और सुपीरियोरिटी। आप व्हाइट हैं या ब्लैक हैं, इससे ये नहीं पता चलता कि आप सुपीरियर हैं कि नहीं है। किससे पता चलता है? नो वन इज बॉर्न हेटिंग ईच अदर। ठीक है, हम जब पैदा होते हैं तब ये तो नहीं होता ना यार उससे बात नहीं करनी, ये मुझे पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। कभी भी आप देखेंगे कोई बच्चा ऐसी बात नहीं करते हैं जब वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल पैदा हुए होते हैं, राइट? पीपल शुड लव वन अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स एज इट इज नेचुरल। हम यहाँ पे आके हेट्रेड ना सीखते हैं, यार ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, स्ट्रेंजर से बात मत करो, हम बच्चे को सिखाते हैं। लेकिन प्यार क्या होता है? प्यार अपने आप नेचुरली आता है। आप क्या करते हैं, बच्चे को कुछ नहीं पता, वो एक दूसरे को देख के स्माइल करेगा, आप उसके साथ अच्छे से बात करोगे, वो स्माइल करेगा, आपकी फिंगर पकड़ लेगा। लव कम्स नेचुरली व्हेन वी आर बोर्न, ठीक है, बट हेट्रेड आपको सिखानी पड़ती है, राइट? अ मैन हैज टू परफॉर्म ड्यूटीज टू हिज फैमिली। अब आपको वो बता रहे हैं कि एक इंसान को क्या करना है, उसकी फैमिली की तरफ ड्यूटीज है, उसकी कम्युनिटी की तरफ ड्यूटीज है, उसके कंट्री की तरफ ड्यूटीज है, ठीक है, विच ही डिडंट सी इन हिज कंट्री। वो लेकिन वो अपनी कंट्री में वो सब देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ही पुश्ड हिमसेल्फ टू फाइट फॉर द ब्लैक्स। A black man was punished if he tried to live like a human being। वहां पे अगर आप ये सारी तरह की ड्यूटीज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पूरी करते हो ना, तो वहां पे आपको सजा मिलती थी। एंड फोर्स टू लिव अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पीपल। और तब आपको ले जाके अलग रख दिया जाता था, आपको जेल में डाल दिया जाता था, बिल्कुल अलग करके कि आप गलत काम कर रहे हैं। सो ही वॉज नॉट अलाउड टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज टू हिज फैमिली। और इसीलिए अगर वो उसने अपने देश के लिए काम करना चाहा तो वो अपने परिवार के लिए काम नहीं कर पाया, क्योंकि फिर उसके ऊपर टैग लग गया कि ये देश के खिलाफ जा रहा है, राइट? मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? एज अ किड मंडेला हैड डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ बीइंग फ्री एज ही वांटेड टू रन। बच्चा जब होता है उसके लिए क्या मतलब होता है? जब मंडेला छोटे थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब होता था फील्ड्स में घूमना फिरना, रात को जहां रुकना है रुक गए, ठीक है। एज ही ग्रू ओल्डर ही वांटेड द फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड फॉर हिमसेल्फ। जब वो थोड़े बड़े हुए तब वो अपने हिसाब से जीना उनको फ्रीडम लगने लगा, और अपनी फैमिली के लिए भी। लेकिन soon he realized that such freedom was only an illusion। लेकिन जब वो और बड़े हुए तो उन्हें लगा ये टाइप का जो फ्रीडम है ना, ये असली फ्रीडम नहीं है, ये तो भ्रम है, ठीक है। असली फ्रीडम क्या है? He realized that his brothers and sisters who looked like him were not free। कि जैसे मैं फ्री नहीं हूं, मेरे भाई बहन भी तो फ्री नहीं है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रीडम मुझे ही नहीं है, इन सबको भी फ्रीडम नहीं है। सो ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकेम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। जो हंगर उनको अपने लिए थी ना, अपनी फ्रीडम के लिए थी, वही हंगर उनकी और बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये फ्रीडम सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं, अपने सभी भाई बहनों, अपने देश के लोगों के लिए लेनी है। He desired that everyone should be given the right to live his life with dignity and respect। सबकी जिंदगी में ये उसका हक है कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए। He wanted the oppressor and the oppressed to be liberated। जो ऑप्रेस कर रहा है और जो ऑप्रेस हो रहा है, दोनों को अपनी जिंदगी जीने का मकसद है, उनका एक राइट है कि वो अलग अलग जिंदगी जिए, ठीक है। ये जो बाउंड्रीज है, ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर दोनों को कैसे आप अलग करोगे? अगर मैं आज आपको एक कमरे में बंद करके रख दूं तो मैं आपके ऊपर, मैं ऑप्रेसर हूं और आप ऑप्रेस्ड है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आती है। लेकिन मैं भी क्यों परेशान हूं? क्योंकि मैं भी सारा दिन ना कमरे के आगे बैठ जाऊंगी कुर्सी डाल के, देखने के लिए कि आप बाहर निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तो ऑप्रेसर और ऑप्रेसी दोनों ही एक शैकल्स में बंधे हुए हैं, और वो क्या है? हेट्रेड का शैकल है, ठीक है। वो बंधन किस चीज का है? हेट्रेड का है, तभी तो मैंने आपको बंद किया है ना अंदर, और उसके बाद भी मैं आंख लगा के देख रही हूँ कि कहीं आप बाहर ना आ जाओ। तो दोनों को ही इस हेट्रेड से बाहर निकालना है, ऑप्रेसर को भी और ऑप्रेसी को भी, राइट? As no one is free if one is taking someone else freedom। अगर मैं आपकी फ्रीडम छीन रही हूं तो मैं भी फ्री नहीं हूं, राइट? Only such feelings can bring to freedom for everyone। अगर हम ये सब रियलाइज कर लेना, तभी एक सच्ची वाली ट्रू फ्रीडम जो है ना, वो हम पा सकते हैं, जहां पे सिर्फ जो कमरे में बंद है उसे फ्री करने से नहीं होगा। जब तक मेरे अंदर की जो हेट्रेड है ना आपके प्रति, जब तक वो नहीं खत्म होगी, तब तक नहीं आप जो है फ्रीडम, असली फ्रीडम पा पाएंगे, राइट? सो ये नेल्सन मंडेला का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर। चलो
नेक्स्ट आते हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इस चैप्टर में आपके 2 पार्ट्स हैं, राइट. फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट में ये एक सीगल है, सीगल की फैमिली, और उसमें 6 लोग हैं, राइट. सो मम्मी पापा हो गए सीगल के, और 3 सन्स एंड 1 डॉटर, राइट. ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट द यंगेस्ट सन. सभी उड़ पा रहे हैं, सबों ने सीख लिया उड़ना, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा है, द यंगेस्ट सन, एक्सपर्ट इन फ्लाइंग हाई except the youngest son. ठीक है. his parents have tried several times to teach him. बहुत ट्राई कर लिया इसको सिखाने का how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. He relies on the food that his parents bring back from the flights. जब पेरेंट्स फ्लाइट से आते हैं घूम फिर के, तो जो वो खाना ला रहे हैं ये उसी के ऊपर डिपेंडेंट है. अपना खाना ढूंढने के लिए खुद फ्लाइट लेके जाना, ठीक है. फ्लाइट मतलब एरोप्लेन से नहीं जाना, इनकी उड़ान को फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है. आई होप ये आप क्लियर हो. तो ये खुद नहीं जाना चाहता है, ये इसको डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, इसने अभी उड़ना सीखना ही नहीं है, राइट. Now young seagulls fear of flying. The youngest son is afraid of flying as he thinks that if he flies, अगर वो उड़ता है तो his wings would not support him and he would fall down in the sea below and drown. अगर ये उड़ा तो इसके पंख इसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ये नीचे गिर जाएगा और डूब जाएगा. ड्राउन मतलब डूब जाना. Even his parents have rebuked him. उसके पेरेंट्स ने भी उसको बहुत कोशिश किया. They even threatened him. उसको धमकाया भी. If he doesn't fly, he would die of hunger, but he does not try. उसको बहुत धमकाया कि भैया अगर तुम नहीं उड़े, अपना खाना नहीं लेकर आए, तो तुम भूखे मर जाओगे, हम नहीं देंगे तुम्हें खाना. लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ पाया. Now parents leave young seagull alone. उसको अकेला छोड़ देते हैं. After so many failed attempts, his parents leave him alone on the rock without food. बहुत कहने के बाद भी नहीं सीखा, उसको वहीं पत्थर के पास अकेला छोड़ दिया उसके पेरेंट्स ने. They even taunt him for his cowardice, कि तू तो कमजोर है, तू तो क्या बोलते हैं, ब्रेव ही नहीं है बिल्कुल भी, तो डरपोक है. सॉरी, cowardice का मतलब डरपोक है, तू तो डरपोक है. The young seagull looks at his brothers and sister enjoying swimming. वो देख रहा है कि उसके बड़े भाई बहन जो है वो तो कभी स्विमिंग कर रहे हैं, कभी डाइव कर रहे हैं पानी में फॉर फिश, और डाइव करके फिश निकाल रहे हैं, मजे से खा रहे हैं. बट नो वन कम्स नियर टू हिम टू ऑफर फूड. सब कर तो रहे हैं, लेकिन कोई उसके पास नहीं आ रहा देखने के लिए कि यार ये भी बेचारा भूखा है, इसको भी कुछ फीड कर देते हैं, ये उड़ भी नहीं सकता. कोई नहीं आ रहा है. Hunger and heat increases, right? So as the time passes, the young seagull could not tolerate the hunger and the heat. He moves closer to the edge and pretends to fall. वो बिल्कुल किनारे पे आता है और ऐसा करता है मैं गिरने वाला हूँ किनारे, जिससे कोई मेरी हेल्प करने के लिए आ जाएगा. लेकिन क्या होता है, बट nobody takes notice of him. कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है. His brothers and sister have already had hearty breakfast. और सब ने, भाई बहनों ने मस्त वाला ब्रेकफास्ट कर लिया है. एंड फादर सीम बिजी प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज बैक. और फादर मस्त बिजी हैं प्रीनिंग करने में, यानी कि उनके फेदर्स को साफ करने में. द मदर लुक्स एट हिम एंड ट्राइज टू टेम्प्ट हिम विद पीसेस ऑफ फिशेस. मदर उसकी तरफ देखती हैं और उसको ना फिश के पीसेस दिखा रही है, जिससे उसका मन ललचाए उनको खाने के लिए. हर begging and crying does not affect him. उसका जो बेग करना है और वो सबकी भूख लग रही है, दे दो खाना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. Young seagull dives for food. The young seagull was very hungry. He was surprised enough at his mother's ignorance of his pitiful condition. उसकी जो ये दयनीय बेचारी वाली हालत हो गई थी, उसके ऊपर भी उसकी मदर को कोई दया नहीं आ रही थी. ये देख के तो उसको बहुत शौक लग रहा था. Thus he dives for food. और इसीलिए वो आता है और माँ की तरफ खाने पे झपटता है और डाइव मारता है, और माँ साइड हो जाती है और वो जाके सीधा नीचे डाइव कर पाता है. He begins to fall down with a scream as soon as he dives. अब वो जैसे ही डाइव तो कर देता है, उसे लगा वो माँ की तरफ डाइव कर रहा है, माँ हट जाती है और वो नीचे डाइव करता है. उसे लगता है अब तो मैं गया, वो नीचे गिरने लगता है. एक तेज स्क्रीम मतलब चीख की आवाज निकलती है. Now flight begins. अचानक क्या होता है? So the young seagull begins to fall in the sea. वो तो नीचे गिर रहा है. He is afraid of drowning. वो डूबने की उसको डर लग रहा है कि मैं तो डूब जाऊंगा. ये ड्रॉइंग नहीं, ड्राउनिंग है.
So he tries to spread his wings outwards. अब उसे पता है कि मैं तो गिर के डूब जाऊंगा, तो क्या करता है, कोशिश करता है कि उसके पंख बाहर निकाले and begins flying. और फिर वो उसे लगता है अरे मैं तो उड़ने लग गया. He feels a little dizzy, उसको चक्कर सा आता है, but all his fear vanished. लेकिन उसका जो जितना डर था, जो ऊपर बैठ के लग रहा था, वो सब गायब हो जाता है. He soars slowly downwards, upwards. वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर फड़फड़ाता है, फिर ऊपर आता है. तो ये सब वो प्रैक्टिस कर रहा है. He could finally fly on his own. और अब वो देखता है कि वो फाइनली उड़ पा रहा है. जॉय ऑफ फ्लाइट एंड यू रीयूनियन ऑफ फैमिली, जो वो खुशी मिलती है उसको फ्लाइट की. सो द सी गर्ल बिकम्स सो हैप्पी एंड सोर्स हायर कॉलिंग गा गा गा. तो वो जब दोबारा से ऐसे पंख अपने फड़फड़ाता है और वो एक ऊंची उड़ान भरता है और गाना गाना शुरू कर देता है अपनी वो आवाज में गा गा गा. It was really a joyous moment for the whole family. पूरी फैमिली के लिए एक बहुत ही खुशी का पल था. उसके जो ब्रदर्स और सिस्टर्स थे along with the parents, वो सब उसके पास आते हैं, उसको encourage करते हैं, cheer करते हैं, वाह वाह ऐसे शाबाशी के लिए. The young seagull successfully made his first flight. और young seagull की इसी तरीके से डरते डराते first flight हो जाती है. राइट और टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो सेकेंड स्टोरी है वो है आपकी ब्लैक एरोप्लेन की. इसमें क्या होता है, द स्टोरी द नरेटर वाज फ्लाइंग टू इंग्लैंड टू एंजॉय हिज हॉलिडे विद हिज फैमिली. वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड इन टाइम सो दैट ही कुड एंजॉय अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय कर ले. Right, a trip to England. The author was flying his aeroplane at night over France to England. So France के ऊपर से जा रहा था England. He was eager to meet his family. He was dreaming of his holiday. The stars were shining in the clear sky. Even the city Paris could be seen down below. आराम से clear इतना sky था कि नीचे पूरा Paris city भी दिख रहा था. He called Paris control to get instructed कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं. तो उसने Paris control room को भी call किया. He was instructed to turn 12 degrees west. और उसको वहां से क्या instruction आया कि 12 degrees west की तरफ आप turn कर जाओ. So fear of storm. Everything was going well before he saw the storm clouds and Paris was about 150 kilometers behind him. तो उसे कहा सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक से सामने storm clouds आ गए और वो पेरिस पीछे जा नहीं सकता था क्योंकि वो भी 150 किलोमीटर पीछे था. It was natural for the author to panic. सामने स्टॉर्म आ गई है तो पैनिक तो होएगा ही. He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. कि इनको चीर के निकलना तो मुश्किल था. बहुत आंधी स्टॉर्म क्लाउड्स जो थे वो बहुत हेवी थे. He was confused for वो बहुत एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में आ गया था. A risky but brave decision of the author. क्या था? As everything was fearful at the moment, the author decided to risk and flew into the storm. रिस्क तो था लेकिन पीछे भी नहीं जा सकते थे तो उसने सोचा स्टॉर्म में ही चले जाते हैं. बट एवरीथिंग वेंट बर्सेट. द कंपास एज वेल एज द अदर इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग. सब कुछ पैनिक सिचुएशन में हो गया क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब काम करना बंद कर दिया. He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. बाहर भी नहीं देख सकता था क्योंकि इतने स्टॉर्म क्लाउड में जो प्लेन था वो भी जंप कर रहा था. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. अब वो तो पूरा खो चुका था. रडार्स और कंपास कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा था. कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा था. A black aeroplane appeared. Suddenly the author saw another black aeroplane in the storm by his side without lights on his wings. उसकी विंग्स में कोई लाइट नहीं थी और साथ में एक और एरोप्लेन आ जाता है. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. बहुत स्ट्रेंज था लेकिन उसे खुशी थी कि कोई तो मेरा साथ देने के लिए आ गया. अब उस प्लेन में से जो पायलट था उसने उसको वेव किया और सिग्नल किया कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लेता हूँ. अब उसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं तो इसने भी उसकी बात, जो ऑथर ने उसकी बात मान ली. राइट, सेफ लैंडिंग कराई उसने. कैसे? द ऑथर फ्लू फॉर
half an hour, which was quite strange to him as he had fuel for only 5 to 10 minutes. लेकिन वो हाफ एन आवर तक उड़ के लैंड करके आ गया. He felt tearful, but suddenly he saw two bright lines in front of him. उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या था, सामने टू ब्राइट लाइंस दिख रही थी. जब आप लैंड करते हैं तो जो रनवे की जो लाइट्स होती हैं, तो वो दो ब्राइट लाइट्स उसको दिख रही थी, राइट. It was a runway. क्या था वो? पूरा रनवे था. He was able to land safely, which gave him a sigh of relief. उसको चैन आया उस रनवे को देखने के बाद. It was just like a miracle for him, क्योंकि ना फ्यूल था, ना रास्ता दिख रहा था, कोई सिग्नल जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी काम नहीं कर रहे थे. बट कैसे वो आधे घंटे बाद लैंड कर गया सेफली, ये एक सपने से सच कम नहीं था. The author came out from his plane to thank the pilot of black aeroplane. बाहर निकल के कि मैं उसको थैंक तो करूं, but he was shocked to see कि कोई नहीं था वहां पे. He went to the control tower और उसने वहां पे जो लेडी थी उनसे पूछा कि यार वो जो ब्लैक एरोप्लेन थे वो कहाँ है. उसके वर्ड सुन के जो विमेन थी वो बहुत तेज तेज हंसने लगी और उसने कहा कि वहां पे तो कोई एरोप्लेन नहीं था. ये सोच के ऑथर को तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ. वो बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि ये मिरेकल कैसे था, कैसे ये मिरेकल हुआ और कैसे उसकी जान बच गई. कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन और कैसे वो वहां पहुंचा और मुझे यहाँ लेकर आया. इट वॉज अ टोटल मिरेकल, राइट. कमिंग ऑन टू फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कैरेक्टर में आती हैं खुद एनी फ्रैंक, जो एक 13 ईयर ओल्ड ज्यूइश गर्ल है, जो एक डायरी लिखती है, क्योंकि वो वहां पे अभी एम्स्टरडेम में नाजीज के खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है उसमें छुपी हुई है. मार्गरेट फ्रैंक कौन है? एनी के सिस्टर है, वो 3 साल बड़ी है एनी से. ऑटो फ्रैंक कौन है? वो उसके फादर है एनी के, जो एक ज्यूइश बिजनेसमैन है हु लेफ्ट जर्मनी आफ्टर हिटलर्स राइज टू पावर, hoping to find refuge in Floland. Mrs. Frank, Annie's mother, वो कौन है? She is the source of many conflicts with Annie during the 2 years that the family spends in hiding. तो जब वो 2 साल उनकी फैमिली छुपी हुई है, उस टाइम पे उनकी मदर के साथ काफी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं. डॉक्टर वेंडन, अ ज्यूइश बिजनेसमैन एंड एन एसोसिएट, जान पहचान के हैं मिस्टर फ्रैंक के. मिस्टर कीजिंग, जो उनके एनी के टीचर हैं, और वो उनको ज्यादातर आप देखेंगे चैप्टर में डांटते रहते हैं, एज ही गेट्स अनॉयड बाय हर टॉकेटिव नेचर. वो इतना बोलती है एनी, उसकी वजह से उनके डॉक्टर ये मिस्टर कीजिंग जो है उसको डांटते रहते हैं. ना एनी फ्रैंक एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है और उनको वाज गिफ्टेड अ डायरी बाय हर फादर. Now, so she decided to write in her diary, which she considered to be her best friend. क्यों वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है उनके एकांतपन में, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम भी रखा है किटी, राइट. सो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है. कौन है? उसकी डायरी, और उसका नाम उन्होंने रखा है किटी. और वो जून 1942 में ये डायरी लिखना शुरू करती है. फर्स्ट एंट्री में ही शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर टू कन्फाइड एवरीथिंग टू द डायरी, as she hadn't been able to do so to anyone else. वो ये सोचती हैं कि मैं सब कुछ लिखूंगी क्योंकि मैं सब कुछ बाहर लोगों को नहीं बता सकती. ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप बाहर के लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते जितना आप एक पेपर पे विश्वास कर सकते हैं. So she felt that paper had more patience. पेपर के अंदर पेशेंस भी है, वो विदाउट जजिंग यू आपको आराम से सुनेगा. Secondly, she thought that nobody would be interested in her diary as she was a small girl. उसको ये भी लगा कि यार वैसे भी मैं किसी को क्या बताऊं, कोई मेरी बातें सुनने में क्यों इंटरेस्टेड होगा, मैं एक छोटी सी 13-year-old गर्ल ही तो हूँ. Right? So Annie called her father as the most adorable person. He was 36 when he married her mother. So Annie के फादर की जब शादी हुई थी वो 36 थे, who was just 25, और मदर 25 की थी. She was an older sister. She had an older sister, Margaret. उनकी एक older बड़ी बहन भी थी, and उनकी फैमिली में अराउंड 30 लोग थे. when she had no true friend. अब इतने सारे लोग तो हैं लेकिन कोई असली फ्रेंड उनमें से कोई भी नहीं था उनका. They lived in Frankfurt for some time, but as they were Jewish, they had to migrate to Holland for refuge. वो ज्यू थे इसलिए उनको हॉलैंड मूव करना पड़ गया, क्योंकि जो ये वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ाई चल रही थी सब उसकी वजह से. Her mother stayed with her grandmother but went to Holland to her father. ठीक है,
ये तो थोड़ा सा फैमिली सेटअप हो गया. नाउ शी वाज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल. शी स्टेड देयर अंटिल शी वाज 6. ये मॉन्टेसरी स्कूल में तब तक वहां पढ़ी जब तक वो 6 साल की थी. और वहां से जब वो बाहर आ रही थी, शी एंड हर हेड मिस्ट्रेस मिसेस क्यूप्रस हैड टीयर्स इन हर आईज, क्योंकि उन दोनों का रिलेशन इतना क्यूट, इतना गहरा हो गया था. दोनों ही थोड़ा सा इमोशनल थे. In the summer of 1941, her grandmother fell ill and she had to be operated upon, but she died in January 1942. And it gave Annie a shock, and she did not write her diary in that period. But after that, she wrote again as she thought of her grandmother's love and affection. फिर से उन्होंने वो डायरी लिखनी शुरू कर दी क्योंकि उनको उनका प्यार और अफेक्शन याद आ रहा था. Annie was not good at maths, so she and her friends were always worried about it. But she was sure that she would go to the next class. She always considered teachers to be the most unpredictable creatures on the earth. क्योंकि उनको उसको लगता था जब टीचर्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि आज तो टीचर गुस्सा करेंगी, तो वो गुस्सा नहीं करते थे. और जब सोचते थे कि आज तो कोई गुस्से वाली बात ही नहीं है, तो वो गुस्सा हो जाती थी. तो इसीलिए कहते थे कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स ऑन द earth. So she told her friends not to lose hope. Now Annie was a good student and had a good relationship with all the teachers, लेकिन एक टीचर के साथ नहीं, मिस्टर कीजिंग के साथ, who taught her maths. He was always annoyed by her talkative nature. He used to give her extra homework as punishment. Now he asked her to write an essay on the word chatterbox. उनको लगा ये पनिशमेंट दूंगा, चैटबॉक्स के ऊपर लिखेगी तो कल से कम बोलेगी. He also put a slip of it on her bag to remind her about it. उसके बैग के ऊपर भी लिख दिया था so that उसको रिमाइंड रहे कि उसको ये लेटर चैटर बॉक्स के ऊपर लिखना है ऐसे. Annie was unable to understand what she could write in the essay. She started writing to consider it the necessity. उसने कहा ये तो necessity है, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है. She wrote the 3 pages for her satisfaction. She defined it as a feature of a student and also mentioned that उसने कहा ये चैटर बॉक्स होना तो एक सबसे बड़ा फीचर है एक स्टूडेंट का, और इसमें इसकी गलती नहीं है, इसको भी ये हेरिडिटी में उसके पेरेंट्स से मिली है. शी इनहेरिटेड इट दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, क्योंकि उनको भी बहुत बोलने की आदत थी. Right? Now Mr. Keesing read Annie's essay in front of the class और बहुत हंसे पूरा. He gave her another essay as punishment on the topic an incorrigible chatterbox and quack 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 said Mistress Chatterbox. ठीक है, तो ये सब होता रहा कि उन्होंने दोबारा, वो चुप नहीं हुई तो दोबारा उन्होंने एक और उसको essay लिखने के लिए दे दिया. Now Annie wanted to write something interesting and different this time. So with the help of her friend Sene, who was good at poetry, she wrote an essay in verse. अब उन्होंने कुछ poetic use करके उसको लिखना चाहा. It was about 3 duckling going deaf. क्यों? क्योंकि उनके जो फादर डक थे beat them as they quack way too much. वो बहुत बोलते थे बच्चे जो थे डकलिंग के, और इसीलिए उनके फादर ने उन्हें मारा. Now Mr. Keesing took the joke in the right way and didn't bother Annie for talking after that incident. Mr. Keesing ने बिल्कुल सही तरीके से लिया और उनको उसके बाद नहीं डांटा कि तुम बहुत बोलती हो. She was not even given any extra homework after that. ठीक है, तो वो परेशान थे, बट एनी इतनी प्यारी थी कि वो अपने उस एसे से के थ्रू वो कन्विंस कर पाई, बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू राइट समथिंग वेरी लॉजिकल. राइट, चलिए तो अब हम आते हैं ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पे, और ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. तो फर्स्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा. Now this is a pen portrait of a traditional Goan village baker who is still remembered by Goans. हम सबको पता है कि वहाँ पे बेकरीज का कितना ज्यादा शौक है. वहाँ पे बेकर्स हैं जो ट्रेडिशनल पोर्टुगल्स टाइम से, जब वहाँ पोर्टुगल्स रहते थे तब से वहाँ पे जो ये बेकरी है, बन्स मेकिंग है, ब्रेड मेकिंग है, इन सब का बहुत शौक रखते थे. Right? Now bread making started from the Portuguese days and they were the lovers of bread. Bread making was an art which needed perfection. हर कोई breads नहीं बना सकता. Now mixing, molding, baking, ये सब उनके specialization के areas हैं. The loaves were baked in time tested furnaces. जो पूरे furnace होते थे उनमें वो पुरानी बनी हुई हैं और उन्हीं में ही वो अभी भी breads बनाते थे. Now this profession has been continued by the bakers' descendants. उनके जो अभी आगे की generations हैं वो भी यही काम वहाँ पे अभी भी कर रही हैं.
The writer remembers his childhood days when the baker used to be their friend, companion and guide. वो अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं जब वो बेकर आता था, ये लोग उसके आसपास खेलते थे और बड़ा ही एक फ्रेंडली सा माहौल होता था. He used to visit twice a day, once in the morning during his selling hours and then again while returning after selling all his bread. So दो बार मिलता था. एक बार सुबह सुबह जब वो फ्रेश ब्रेड्स बना के बेचने जाना शुरू करते थे और एक सेकेंड टाइम जब वो सारी ब्रेड्स बेच के वापस अपने घर जा रहे होते थे. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू ही कैरीज, जो बैम्बू स्टिक होता था उनके साथ, woke them up in the morning, और उसी की आवाज से वो सुबह उठते थे. एंड दे ran to meet and greet him. They ran for getting the bread bagels. Bagels जो होती है, जो bagels बोलते हैं, तो बीच में से हॉलो होती हैं और चारों तरफ वो ब्रेड होता है, वो लेने के लिए, which were a specially made sweet bread. और वो थोड़ी एक स्वीट सी ब्रेड होती थी, उसका बड़ा क्रेज था. Right? As the baker came, he would call out the lady of the house and wish her good morning. जैसे ही वो आता था बाहर उसने आवाज लगानी, जो लेडी ऑफ द हाउस होती थी, कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं, और उसको गुड मॉर्निंग विश करना. The children would be pushed aside and the loaves would be delivered to the maid servant. बच्चों को हटा के वो जो भी loaves चाहिए होते थे वो अंदर मेड को भेज दिया जाता था कि ये लो, ये अंदर रख दो. Right? The author recalls the aroma of loaves that filled the air. पूरी हवा में उन्हीं की खुशबू होती थी. The children would not even brush their teeth and ate bangles made of bread with tea. बिना ब्रश करे ही वो फ्रेश जो बेंगल्स होती थी उनको वो लेके और टी के साथ उनको खाया करते थे. Right? The various kinds of breads were very important for all the occasions. कोई मैरिज भी कंप्लीट नहीं मानी जाती थी unless and until वहां पे जो वो ट्रेडिशनल बोल था वो सर्व होता था. The lady of the house prepared sandwiches, जो भी उनकी डॉटर की एंगेजमेंट होती थी, and bolinas would be prepared for Christmas and other festivals. So ये दिखाता है कि हर फेस्टिवल, चाहे वो शादी है चाहे वो फेस्टिवल है, कोई भी ओकेजन है घर पे, इन ब्रेड्स का यूज होना है, कुछ ना कुछ उनसे बनना ही है. The baker was usually dressed in a kabai. Kabai क्या है? एक long dress है reaching down to the knees, or a shirt and a trouser which was shorter than the full length ones and longer than the half pants. Now even today if anyone dares to go in the streets wearing half pants, उसको बोलते हैं कि यार ये तो कबाई आ गया, ये सॉरी पेदर आ गया. कबाई तो ड्रेस को बोलते हैं, पेदर आ गया यानी कि उनका जो बेकर है, वहां पे बेकर के लिए टर्म पेदर यूज किया जाता है कि ये देखो बेकर आ गया. द बेकर वो क्या करता है, जनरली महीने के एंड में सारे बिल्स इकट्ठे करता है. ऑल द अकाउंटेंट्स वर रिटन ऑन सम वॉल्स इन द प्रीमाइसेस. वहीं पे वॉल्स पे लिखा जाता था इस घर नंबर में क्या इतना बिल हो गया, इसका इतना बिल हो गया. Right? It was a profitable profession during those days because Portuguese were lovers of fresh baked loaves. The baker, his family members and his servants looked prosperous and happy. ये सब बड़े खुश prosperous लगते थे क्योंकि काम बिजनेस इतना अच्छा था वहां पे. Right? And that's how we finish A Baker from Goa. और इसका सेकंड पार्ट आता है कुर्ग के बारे में. चलिए, now Kurg district of Karnataka lies between the towns of Mysore and Mangalore. Now it is like a heaven on earth. It is inhabited by martial men, beautiful women and wild creatures. इन सबसे कुर्ग भरा हुआ है. Martial men मतलब brave जो वहाँ के लोग होते हैं. It is the smallest district of Karnataka. It consists of evergreen forest, spices and coffee plantations. The best season to visit Kurg वो स्टार्ट होता है सितंबर में एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च. तो सितंबर से मार्च के बीच में आप वहां विजिट कर सकते हैं. वेदर जो होता है वो कुर्ग में बहुत ही प्लेजेंट होता है इन सब महीनों में. राइट? चलिए, द पीपल हेयर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. ठीक है, तो ग्रीक्स या अरेबिक्स से के आगे जनरेशंस हैं ये. एंड अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ along the coast and settled there. तो ऐसा पुरानी वहां स्टोरीज है, कहा जाता है कि अलेक्जेंडर वहां से अपनी आर्मी लेकर आए थे और वो यहाँ पे सेटल हो गए थे when they were unable to return to their country. Now these people married among the locals और उससे उनके कल्चर में ये विटनेस हुआ, ये मार्शल ट्रेडिशंस जो है वहीं से आए. ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने यही मैरिजेस कर ली थी और रिलीजियस राइट्स उनके हो गए थे. द कोदवूज. कोदवूज कौन होते हैं? कुर्ग के रहने वाले लोगों को कोदवूज कहते हैं. वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट. ठीक है, जिसको हम कुपिया कहते हैं. नाउ इट रिजेंबल्स कुफिया worn by the Arabs and the Kurds.
ठीक है, तो ये एक उन्हीं अरब्स जो बेल्ट पहनते थे उसी से कुछ कुछ सिमिलर है. Now, Kurd people are well known for their bravery. The Kurg regiment is one of the most decorated regiments of the Indian army. जनरल करियप्पा जो इनका इतना नाम है, ये सब बिल्कुल सच स्टोरीज हैं. सो जनरल करियप्पा जो थे, ही वाज द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ एंड ही वाज आल्सो अ कुर्गी. Even today, only the Kodvus are permitted to carry firearms without a license. आप सोचिए कितना भरोसा है इन कोदवूस के ऊपर, है ना, कि उनके बिना लाइसेंस के भी अलाउड है कि आप फायर आर्म्स को कैरी कर सकते हैं. कुर्ग इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. महासीर एक वहां पे लार्ज फ्रेश वाटर है, फिश है, और वो वहां पे मिलती है. किंग फिशर्स, स्क्विरल्स, लंगूर्स, दे ऑल लिव विदाउट एनी फियर. Wild elephants enjoy being bathed there and they scrubbed in the river by their muhuts. Muhuts होते हैं जो elephants को पालन पोषण करते हैं उनका. The river Kaveri gets its water from the hills of Kurg. तो वहीं से उसका पानी आता है जो नीचे कावेरी रिवर में जाता है. Even the laziest tourists become adventurous on coming to Kurg as वहाँ पे बहुत सारे adventure sports हैं. River rafting है, canoeing, rock climbing, ये सब है. The climb to Brahmgiri hills brings smiles to many faces as one can see कि वहाँ पे एक panoramic view है कुर्ग का जो बहुत अच्छा लगता है. India's largest जो Tibetan settlement है Baile Kupe is inhabited by monks in red, ochre and yellow robes. Now there are many more surprises waiting at Kurg for the tourists to discover. कितनी प्यारी जगह है ना. सो कुर्ग कैन बी रीच बाय रोड और बाय रेल, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं. इफ वन प्रेफर्स टू गो बाय एयर देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो बैंगलोर में है और मैंगलोर में भी है, और रोड से जाना चाहेंगे तो इट इज 250 to 260 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर. ठीक है, तो ये था आपका ब्यूटीफुल जगह एक कुर्ग के बारे में. और थर्ड पार्ट इसका आता है टी फ्रॉम असम, जिसके ऑथर है अरूप कुमार दत्ता. चलिए, तो अरूप कुमार दत्ता, इसमें आपके दो कैरेक्टर्स आएंगे जो है राजवीर और प्रांजल. ठीक है, ओके. सो राजवीर एंड प्रांजल ये असम ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन एज प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशंस. Now Rajveer is very excited क्योंकि उसने वो beautiful scenery देखनी है, greenery देखनी है, plantations देखने हैं, tea plantations, right? Now Rajveer tells Pranjal that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. आप सोचो एक दिन में कितनी चाय की पत्ती कंज्यूम होती है. ठीक है, 80 crores of cups of tea, बहुत ज्यादा होता है. Now Rajveer looks at the scenery outside and is mesmerized by its beauty. The view from the train was also panoramic. There was greenery outside, soft green paddy fields gave way to tea bushes and tea bushes spread as far as the eye could see. जहां तक दूर दूर तक जाती है नजरें, सब तरफ टी बुशेस ही दिख रहे हैं. There are many legends about the discovery of tea. बड़ी कहानियां हैं कि कैसे टी का डिस्कवर हुआ. Now the Chinese legend says that when a few tea leaves accidentally fell into the boiling water, कि नीचे पानी फॉरेस्ट में गर्म हो रहा था, accidentally कुछ tea leaves जाके उसमें गिर गई, which the emperor tasted और उसको बहुत पसंद आई, वहां से टी की शुरुआत हुई. Now Indian legend वो क्या कहते हैं, Buddhist monk cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditation. तो उन्होंने क्या करा, मेडिटेशन के समय नींद ना आए तो उन्होंने अपनी आईलैशेस ही काट के फेंक दी. Now 10 tea plants grew out of these eyelids. उन eyelids से ही 10 tea plants उग आए. The leaves of these plants when put in hot water and drunk drove away sleep. अब उस पेड़ से की पत्तियां अगर पानी में डाल के आप पियोगे तो नींद भाग जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी यही किया था, अपनी नींद भगाने के लिए अपनी आईलिड्स ही फेंक दी थी. तो ये सब स्टोरीज हैं कि कैसे टी निकाली गई, कैसे टी ओरिजिनेट हुई. Now Rajveer told Pranjal that tea was first drunk in China and words like chai and chini, ये सब Chinese origin है. Now from China it spread to Europe and बाद में वो एशिया में आए.
Earlier, tea was drunk more as a medicine than as a beverage. पहले उसको मेडिसिन की तरह ज्यादा पिया जाता था, बेवरेज की तरह तो बाद में पीना शुरू किया. The boys alighted at Mariani Junction. Soon they were driving towards Dhekiyabadi, a tea garden managed by Pranjal's father. ठीक है, तो वो पहले मरियानी जंक्शन गए, फिर वहां से धकियाबाड़ी होते हुए जो जहाँ पे प्रांजल के जो फादर है वो टी गार्डन्स मैनेज करते हैं वहां पहुंचे. Groups of tree pluckers with bamboo baskets on their backs. बैम्बू बास्केट पीछे है और टी प्लक कर करके वो पीछे पत्तियां डाल रहे हैं. Back and wearing plastic aprons plucking the newly sprouted leaves. जो बिल्कुल ताजी पत्तियां हैं उनको वो ब्रेक तोड़ रहे हैं. Could be seen everywhere. The best tea is obtained during the period of May to July. So best tea आपको May to July में मिलती है जब बिल्कुल वो fresh leaves sprout होती हैं. Right? बड़ा इंटरेस्टिंग से चैप्टर पे आ जाते हैं. मिजबिल द ऑटर. ये ऑटर के ऊपर है स्टोरी आपकी. ही इज अ वेरी केयर. तो इसमें सबसे पहला जो आपका कैरेक्टर है वो है गेविन मैक्सवेल, एंड ही इज अ वेरी केयरिंग एंड पोलाइट पर्सन, एंड ही टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ हिज पेट. Now, Mitchell the otter, he is the pet of the narrator. He is very friendly, intelligent, and a fun-loving creature. He loves to play with water and other objects like a rubber ball. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एक पेट है. ठीक है. The author traveled to southern Iraq in 1956 and he decided to keep an otter as a pet. As his native place of living, जो है Kamisfiama, had much water around and an otter was suitable for this experiment. When the author mentioned about his wish to keep an otter as a pet to his friend, he suggested him to take an otter from Tigris marshes as they are quite common there. वहां पे बहुत तेरे को otters मिल जाएंगे तो तू वहां से ले लेना. इसके friend ने suggestion दिया ये. Now they were going to Basra to collect their mails. The mail of his friend reached, but his mail did not reach. तो author और उसके friend जाते हैं mails कुछ collect करने के लिए बसरा, लेकिन उसके friend की आ जाती हैं और वो अपने mail से चला जाता है, लेकिन इनके नहीं आते हैं author के. The author sent a telegram to England as his mail had not arrived. For 3 days there was no reply. He tried to make a phone call, but due to some problems, he was not able to get through. And finally, after 5 days, his mail arrives. Once his mail arrived, he went to his room to read it, and there he saw 2 Arabs with an otter, and they told that it was for him. कि वो उसी के लिए ये otter लेकर आए हैं. The otter changed the life of the author. The otter came on to the tiled floor from the sack. एक बैग में आया था. सैक को हिंदी में हम बोरी कहते हैं. आई डोंट नो आप क्या क्या कहते होंगे. ठीक है. एट वंस इट अपीयर्ड लाइक अ स्मॉल ड्रैगन. जब वो एकदम से निकला तो लगा छोटा सा ड्रैगन आ गया. फ्रॉम हेड टू टेल हिज बॉडी वाज कोटेड विद मड. ठीक है. इन बिटवीन द मड अ वेलवेट फर लाइक क्रिएचर रिजेंबल्ड अ चॉकलेट ब्राउन मोल अपीयर्ड. ठीक है. एक पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन उस मिट्टी के पीछे एक चॉकलेट ब्राउन से कलर का बहुत ही प्यारा सा एक एनिमल था. देयर वाज अ लॉट ऑफ डस्ट ऑन हिज बॉडी. इट टुक द ऑथर अ मंथ्स टाइम टू रिमूव ऑल द डस्ट फ्रॉम हिज बॉडी. कितने, क्योंकि ये मार्शी लैंड्स में होते हैं तो वहां तो मिट्टी पूरी भरी हुई है. राइट. द नरेटर नेम्ड द ऑटर एज मिजबिल. नाउ इन शॉर्ट ही वाज कॉल्ड एज मिज. तो वैसे उसका पूरा नाम उसने मिजबिल रखा, शॉर्ट में उसको मिज बोलते थे. फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स जो ऑटर था वो अनफ्रेंडली भी नहीं था और फ्रेंडली भी नहीं था बहुत ज्यादा. वो उसने अपने आप को एक अलग रखा हुआ था और बहुत ही अलग से बैठा हुआ था. ही केप्ट ऑन स्लीपिंग ऑन द फ्लोर फार फ्रॉम द बेड. पास में नहीं आना चाह रहा था. लेकिन सेकेंड नाइट ही केम ऑन टू द ऑथर्स बेड एंड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ हिज नीज. उसकी नीज में पीछे जो जगह होती है ना, जैसे अगर हम ऐसे बेंड कर दे पैर को तो पीछे जो जगह बनती है वहां पे वो बैठ के और सेकेंड नाइट में वो वहीं सोया था. Right. In the day he kept a keen interest in his surroundings. आसपास देख रहा है. तो second third day जाके वो थोड़ा सा familiar होना शुरू हुआ. The author made a body belt for him. The otter liked playing in the water in the bathroom. उसने opening और closing of taps और ये सब सीख लिया था. 2 days later, Mitchell escaped from the author's bedroom. He went to the bathroom. He entered the bathtub and turned the tap on with his paws within minutes. ठीक है. तो थोड़े ही दिन में उसने वो कुछ ही मिनटों में टैप खोलना भी सीख गया था. Within a very less time, he became very friendly.
He followed the author when he called his name. जैसे ही author ने बुलाना मेज, वो पीछे पीछे उसने भागना शुरू कर देना. He spent most of the time in playing with the rubber ball. वो उसका favorite था, पानी और एक rubber ball. He played it like a soccer ball. His favorite toys were the marbles. Marbles भी उसके बहुत favorite थे. Days passed peacefully at Basra. Author had a fear of transporting Midge to England. अब बसरा तो वो मेल्स लेने आए थे, जब वो पूरा काम हो गया, अब इंग्लैंड वापस जाना था. अब कैसे उसको लेकर जाए, क्योंकि सारे जो एयरलाइंस हैं वो तो सपोर्ट नहीं करते हैं कि आप अपने पेट्स को लेकर जाओ. ठीक है. सो एंड देन केमिस्फेरिया, इंग्लैंड से होते हुए केमिस्फेरिया भी जाना था. Now the British Airlines would not fly animals. He booked a flight to Paris and then from there to London. Now the airlines told him to pack Midge in a box. He made a box for Midge. He put him inside the box before the flight, जैसे कि थोड़ा acclimatize हो जाए, उसके अंदर रहने की उसको habit हो जाए. He then went to have lunch. कि चलो अभी 1 घंटा है, मैं उससे पहले lunch कर लेता हूँ, और उसने उसको box में pack कर दिया. When the author came back after some time, उसने देखा कि पूरे जो उसके किनारे विनारे हैं सब मिज ने जो है खराब कर दिए हैं. ठीक है. ब्लड वॉज फ्लोइंग आउट फ्रॉम द एयर होल्स. वहां से जो एयर होल्स उसके सांस लेने के लिए बनाए थे, उसमें तो ब्लड बाहर आ रहा था. उसने जैसे ही ओपन किया, मिज जो था वो पूरा ब्लड में भरा हुआ था. Only 10 minutes were left for the flight and the airport was 5 miles away. क्या करना था? He kept Midge inside the box, held the lid with his hands, और वो सिर्फ वो 10 miles अपना कवर करने के लिए भाग गया. The author sat in the car with the box beside him. The driver drove the car very fast. Just when the aircraft was about to take off, he was rushed through it by the angry officials at the airport. बस जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसको सब एयरपोर्ट पे ऐसे देख रहे थे कि यार आप लेट हो, बस क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी. He had booked the front seat for him. क्यों? क्योंकि उसके साथ ये ऑटर भाई साहब भी थे. He covered the floor around his seat with newspapers. He gave the parcel of fish to the air hostess for the otter. उसने एयर हॉस्टेस को पहले ही फिश का एक बॉक्स दे दिया था कि ऑटर को आप फीड कर देना. She suggested him to keep the otter on his knees. उसने सजेस्ट किया कि आप उसको अपनी नीज पे ही रख लो. Now Midge was out of the box at once. He disappeared in the aircraft. There was a woman shouting a rat. वो बाहर निकल के पूरे एयरक्राफ्ट में अंदर घूम रहा है, और वहां पे पूरा पैनिक हो गया. एक लेडी चीख रही है a rat in the fear. The author tried to catch the otter, लेकिन वो फेल हो गया. फिर एयर हॉस्टेस ने उसको कहा कि आप बैठ जाओ और मैं आपकी हेल्प करती हूँ ऑटर ढूंढने में. और बहुत ही जल्द ऑटर जो था वो ऑथर के पास आ गया और उसकी नीज पे आके बैठ गया. He started rubbing his face and neck with his nose. उसको प्यार करने लगा इस तरीके से. Author remained in London for almost a month, और Midge kept on playing with ping pong balls, marbles, rubber fruit and terrapin shells that the author had bought from the marshes. उसके लिए वो सारे टॉयज लेकर आया और वो लंदन में वहां आराम से रहा. The author exercised Midge on a lead on the streets. Midge quickly developed certain habits during the walks on London streets. वो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रीट्स पर पे ले जाता था वॉक के लिए, और उसको हैबिट हो गया था उन सब चीजों का. और वहीं पे सामने एक प्राइमरी स्कूल था. उसने क्या किया, ऑथर के घर के बिल्कुल ऑपोजिट था, एंड ही वुड टेक द ऑथर नियर द आउटर वॉल ऑफ which was some 2 feet high. और वो 2 feet high wall को climb करके, and he entered in that primary school. He would then gallop onto this, और उसकी वजह से क्या हुआ, जो भी वहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ थे उन सब का ध्यान भटक गया. They were all busy in seeing the otter running there in their compound. People in London were not able to recognize the otter, और उन्होंने different नाम से उसके wild guesses करने शुरू कर दिए कि ये है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है. Okay, so अब आते हैं Madam Rides the Bus. Okay, now William I was a girl who was known as Valli in short, and she was 8 years old. She wanted to know about new things. ये एक पूरी एक विलेज की स्टोरी है. वली एक गर्ल है और उसको नई नई चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था. She had no one to play with her of her own age. ठीक है, उसके साथ कोई और भी नहीं था जो उसके साथ खेलता. So her favorite pastime was to stand in front of the door of her house.
क्योंकि पता है पहले के टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी, तो उसको शी वाज नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स, तो वो अपने घर के बाहर ही डोर पे खड़े होके ये सब देखती रहती थी, ऑब्जर्व करती रहती थी. Now this always gave her new experiences. The bus that traveled from her street to the town fascinated her the most. सबसे ज्यादा उसको क्या फैसिनेशन होती थी, जो बस बार बार जाती थी सिटी और आती थी. Now looking at the new passengers every time the bus passed gave an unending joy to Valli. आना जाना ये सब एक बहुत उसको फैसिनेट करता था, बड़ी खुशी देता था उसको ये. Now every day when Valli watched the bus, she wanted to travel in the bus. Now this wish became stronger day by day. मुझे तो जाना ही है बस में एक दिन, until it became a desire. She used to stare at the people while they got up and down the bus. If one of her friends went on a bus ride and described her about the bus journey, she became jealous of her and would shout. अगर गलती से उसकी फ्रेंड कभी कोई बस जर्नी पे चली गई और वहां से आके वो उसको बताती कि मैंने ये किया वो किया, तो इसको पूरी जेलसी हो जाती थी और इसे सुना ही नहीं जाता था, क्योंकि ये कभी नहीं जा पाई थी. Now, for many days and months, Valli listened to the talks of her neighbors and people who went on the bus journey. She even asked them some questions since they were regular travelers. Now, this way, she was able to get even the minute details about the bus journey. A fare was 30 paisa for one way, and the trip to the town took 45 minutes. Sub details उसने निकाल ली थी. She kept on planning and calculating the things for a long time. ठीक है. Valli took the bus on a spring afternoon. There were only 6 to 7 passengers in the bus. The bus was new with soft and luxurious seats. The conductor was a jolly sort of a person, मतलब बड़ा ही मजाकिया इंसान था, and asked Valli to get seated in front of the bus. He addressed Valli as मैडम जी आई हैं आज, तो इस तरीके से. So she started looking outside the bus and was attracted by the outside view. उसने उसको ध्यान ही नहीं दिया, उसे सीधा बस बाहर देख के उसको मजा आ रहा था. She could see the canal, the palm trees, grasslands, the distant mountains, and the blue sky. A cow running towards the bus made her laugh and clap. जो cow थी, it was not moving aside despite continuous honking by the driver. बस आके आगे cow आ गई है और वो continuously honk कर रहा है, लेकिन जो cow है वो नहीं हिल रही है. The bus reached the town after some time. Valli was on seeing the bright shops and big crowd. She stayed in the bus while the other passengers got down. ठीक है. The conductor asked her to get down, but she told him that she would go back in the same bus. उसने कहा हम पहुंच गए, अब उतर जाओ. उसने कहा नहीं, मुझे वापस भी यही सी बस से घर जाना है. She refused his offer of giving her a cold drink as a treat. उसने ये भी मना कर दिया, मुझे कोई ट्रीट नहीं चाहिए, मैं यहीं से बस वापस जाऊंगी. Valli saw the same wonderful sights on the return journey. वही grasslands, वही palm trees, वही सब कुछ. She wasn't bored and greeted everything with the same excitement she felt for the first time. Right? Now suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. उससे उसको बहुत अफेक्ट हुआ. It was the same cow that was running towards the bus when she was going to town. ये वही थी जो आगे भाग रही थी जब ये आ रहे थे. ठीक है. अब जाते समय वो उसको वहां पे डेड मिली. She was filled with sadness on seeing her. The bus moved on, but the जो dead cow के जो thoughts थे वो वल्ली के दिमाग में चल रहे थे. She no longer looked outside the window. When the bus reached her village, she ran straight for home. Her mother did not get to know कि ये मैडम कहीं घूम के भी आई है. ठीक है, क्योंकि उसकी प्लानिंग इतनी प्रिसाइज थी. राइट. चलिए, so the sermon at Banaras, आपका next chapter. The Buddha, Gautam Buddha is the founder of Buddhist religion. He was a spiritual teacher who had gained enlightenment after seeing the world's pain and greed. लोगों का इतना दुख और दर्द देख के इन्होंने enlightenment लेने की सोची. ठीक है. Now कीसा गौतमी एक और कैरेक्टर है इसमें. She is a young mother whose only son वो गुजर जाता है. He died. She was a loving and caring mother, but at the same time she became selfish and wanted to get her son back after death. ठीक है. तो वो क्या उसके बारे में है ये पूरा. So Gautama Buddha was born as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, सिर्फ 12 साल के थे, he was sent for schooling in Hindu sacred scriptures, and for 4 years later he returned home and got married to a princess. So 12 के बाद 4 साल बाद ही उनकी शादी हो गई. They had a son. They lived a royal life for 10 years.
ठीक है, तो 16 में शादी हुई, 26 तक ही लिव्ड अ वेरी रॉयल लाइफ। ही वॉज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वन डे, मतलब प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सफरिंग्स मतलब जो दीन दुनिया के दुख दर्द होते हैं ना, उनसे उन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि ही वॉज अ किंग, वो तो राजा थे, उनसे उनकी ये सब बातें दूर ही रखी जाती थी। अब एक दिन उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक वो ओल्ड मैन को देखा, और एक फ्यूनरल जा रहा था, यानी कि जब जब इंसान गुजर जाता है तो उनको जो लास्ट राइट्स के लिए लेकर जाया जाता है, जो प्रोसेशन होता है, उसको बोलते हैं द फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है। एंड अ मॉन्क बेगिंग फॉर मनी एंड फूड। इतना सब दर्द दुख और देख के, लोगों की कंडीशन देख के गौतम बुद्धा को अच्छा नहीं लगा, एंड ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट। और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि मैं ये सब रॉयल जो लाइफ है उसको त्याग के आई विल सीक एनलाइटनमेंट। इसका मतलब होता है कि मैं ये सब त्याग के कुछ ऐसा सोचूंगा कि किस तरीके से इनसे, इन सब पेन से लोगों को दूर उनसे उनको निकाल पाऊं, मैं उस पेन से निकाल पाऊं उनको। He traveled aimlessly for 7 years and then he stayed under a peepal tree until he attained enlightenment. बहुत घूमे 7 साल, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फाइनली एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ गए, और वो तब तक उन्होंने वहां अपनी समाधि, अपनी मेडिटेशन किया, जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल गया। तो आफ्टर 7 years he got enlightenment, ये डेज नहीं है, ईयर्स है। he got enlightenment एंड वह उस ट्री का नाम रख दिया गया बोधि ट्री, यानी कि tree of wisdom. There he began to teach and share his knowledge and became known as Buddha. वहीं से उनका नाम बुद्धा पड़ा। Now Buddha preached his first sermon at the city of Banaras. बनारस में वहां पे उन्होंने अपने पहले सर्मन को टीच किया, बच्चों को सिखाना शुरू किया। इट इज द होलीएस्ट ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंजेस। ठीक है, तो रिवर गंगा के पास ये एक बनारस बहुत ही सेक्रेड प्लेस है। नाउ दिस सर्मन रिफ्लेक्ट्स बुद्धा's विजडम अबाउट द काइंड ऑफ सफरिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट। Okay, now Kisa Gautami had only one son and she carried her dead son in her arms and she went door to door asking for medicines for her dead child. उसका बेटा जब डेड हो जाता है तो वो दर दर भटकती है, हर घर लेकर जाती है कि कोई इसको दवाई दे दो जिससे कि ये वापस जीवित हो पाए। The neighbors pitied her but could not help her as her son was dead. सबने बड़ी दया दिखाई, लेकिन मरने के बाद थोड़ी ना कोई उसकी हेल्प कर सकता था। they were as helpless as Kisa and couldn't go against the will of God. भगवान की मर्जी के आगे कौन जा सकता था? So finally somebody suggested that she should go to the Sakya Muni, the Buddha. तो उसने कहा कि वहां जाओ, सक्य मुनि वो बुद्धा है, उनके उनसे कुछ हेल्प मिल जाए तो। Now Kisa Gautami went to meet Gautam Buddha. Gautama told her to bring a handful of mustard seeds from a house where death has never knocked at the door. उसने कहा ठीक है, मैं आपके बेटे को ठीक कर दूंगा, आप बस मुझे एक काम कर दो, थोड़े से मस्टर्ड सीड्स ला दो, लेकिन आप कहाँ से लाओगे? उस घर से लाना जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो। ठीक है, वो मान गई कीसा गौतमी, वो तो इतने दुख दर्द से थी। ठीक है, सो व्हाट शी डिड, शी थॉट दैट इट वाज अ वेरी इजी टास्क। वो शी वेंट टू ऑल द हाउसेस इन द विलेज, लेकिन एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहां किसी की डेथ ना हुई हो। ठीक है, she sat down hopeless and tired. She soon realized that she was being selfish in her grief. उसको ये रियलाइज हो गया कि मैं अपने दुख दर्द में बहुत सेल्फिश हो गई थी, और डेथ तो बहुत ही कॉमन है। If somebody has taken birth on this earth, he has to go one day. Right? So the life of the morals is troubled, brief and combined with pain. जो ये moral क्या है कि लाइफ जो है सब दुख दर्द और मुश्किलों से भरी हुई है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड डेथ। कोई भी मेडिसिन नहीं है जो डेथ को अवॉइड कर सके। जैसे कि जो राइप फ्रूट्स होते हैं, जो पके हुए फल होते हैं, वो भी खतरे में आ जाते हैं कि वो किसी दिन भी गिर जाएंगे। एज द अर्दन वेसल मेड बाय द पॉटर ब्रेक, मिट्टी का जो बर्तन बनाता है पॉटर, वो भी एक दिन टूट जाता है। इसी तरीके से मॉर्टल्स हैव द डेंजर ऑफ डेथ। जो मॉर्टल्स हैं, यानी कि जो भी जिस धरती पे आए हैं, जो अमर नहीं है, उन्हें भी एक दिन मरना ही है। Right? Now wise men and fools all fall in the power of death. चाहे वो कितने भी वाइज हो, चाहे वो कितने भी फूल हो, सबको डेथ के आगे आना ही है। ओनली द वाइज डू नॉट ग्रीव, लेकिन जो वाइज है, जो समझदार है, वो उसका दुख नहीं मनाते, एंड दे एक्सेप्ट द रियलिटी।
Now all weeping and grieving will bring more pain and sufferings to the body. जितना भी ये रोना धोना दुख दर्द है ये हमारे शरीर को ही पेन देगा, ठीक है. वन हु इज कंपोज, जो लेकिन जो थोड़ा शांत है, समझदार है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बी फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. वो इस दुख दर्द से दूर रहेगा और वो उसको एक अलग शांति होगी और वो ही ब्लेस्ड फील करेगा, ठीक है. तो ये पूरा जो था, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज द फुल मॉरल ऑफ योर चैप्टर गौतम बुद्धा का, ठीक है. चलिए, कमिंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर. हमें लग गया 1 घंटा, लेकिन लास्ट चैप्टर पे हम पहुंच गए हैं, द प्रपोजल, ठीक है. ये एक प्ले है. प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? स्टीफन है, चुबुकोव, जिसके चुबुकोव करके बोला गया है. ही इज अ लैंड ओनर एंड द फादर ऑफ द यंग गर्ल नेम नताल्या, ठीक है. नताल्या, शी इज अ यंग गर्ल, शी इज फसी और बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है. And Ivan Lomov, he is a young man who wishes to marry Natalia. वो नताल्या से शादी करना चाहते हैं and वो भी बहुत ज्यादा argumentative है, ठीक है. Now the play begins with the scene set in Chubukov's house. Lomov comes there and meets Chubukov. Chubukov is extremely happy to meet him. He asks him to sit down and also inquires why was he wearing an evening dress. So now Lomov tells him that he has come there with a purpose. मैं कुछ purpose से आया हूँ. He tells him that he wants to request him about something. Suddenly he gets excited. Now Chubukov feels that he must have come to borrow money from him. Now Lomov starts to speak and talks about random things. Now finally he tells him that he has come there to ask for Natalya's hand. Now Chubukov gets excited at hearing this कि मेरी बेटी का कोई शादी के लिए हाथ मांगने आया है. Chubukov gets so happy that he starts to behave idiotically. He hugs Lomov and kisses him. Lomov also asks Chubukov that he wants his consent for the marriage. कि मैं तो आपकी consent, आपकी रजामंदी के लिए आया हूँ मांगने के लिए. Now Chubukov tells him that he was always hoping that he would come to ask for Natalya's hand. कि मुझे तो लग ही रहा था कि तुम एक दिन आओगे नताल्या का हाथ मांगने के लिए. Now Lomov starts trembling due to overexcitement. घबराने लगता है ओवर एक्साइटमेंट में. He says that if he would have looked for a perfect partner, he would have never got one and would have remained unmarried. अगर मैं एक perfect partner ढूंढने लगूंगा तो मुझे कोई नहीं मिलेगा और मैं बिना शादी के ही रह जाऊंगा. So he feels that Natalia is a good housekeeper and he says that she is not bad looking and very well educated. He feels that he is already too old to get married and now he should lead a quiet and regular life. उसको लगता है कि अब वो भी बहुत काफी उसकी उम्र हो गई है, अब उसे भी सेटल हो जाना चाहिए और एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए. And he starts to jump like a mad person. चलिए, so Natalia comes and asks Lomov why had he not come there for a long time. She informs Lomov about the harvest. She asked him why was he dressed in an evening dress and inquired if he was going to a ball. क्या तुम किसी पार्टी के लिए या वो जो डांस बॉल रूम होता है उसके लिए जा रहे हो क्या? Because you are dressed in an evening dress. So before Lomov told Natalia his purpose for the visit, they were off the point. इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, off the point हो गई, यानी कि डिस्कशन ही किसी और चीज का चल पड़ा. He starts telling her that he has known his family for a very long time. He also tells her how he inherited his land and how he respects her father. ये सब बताने लग गया वो. He tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's big wood. ठीक है, कि मेरे जो ऑक्सन मीडोज हैं वो तुम्हारे जो बिग वुड्स हैं उसके साथ साथ ही हैं. On hearing this, Natalia says that oxen meadows are theirs. कहता तुम्हारे ऑक्सन मीडोज नहीं है, मेरे हैं. तो दोनों ही बड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हैं और यहाँ से उनका दोनों का आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है. Now Natalia gets serious and tells him that oxen meadows do not belong to him and they actually belong to Natalia. Now Lomov clarifies that he is talking about the oxen meadows that are between the her big woods and burnt marsh. कि मैं उन oxen meadows की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे big woods और burnt marsh के बीच में है. So Natalia insists that they are theirs. हाँ, मैं भी वही कह रही हूँ, मेरे ही हैं वो. Now Lomov refuses it. Now he tells her that his aunt's grandmother gave those meadows to her father's grandfather. ये तो मेरे grandfather ने दिए हैं हमें. The peasants used the land for 40 years. तो उसपे खेती बाड़ी होती थी 40 years तक.
Now Natalia refuses and sticks on her point that those meadows are theirs. Lomov on the other hand says that he has the documents to prove that कि वो उसका land है. Now Natalia tells him that they had that land for nearly 300 years now, कि 300 साल से हमारे पास है. Both of them continue fighting over the ownership of the land. Lomov offers to make a present of them to Natalia. She also says that she can make a present of them to him. कि वो प्रूव करने में लग गए कि वो किसका है. Now they start shouting at each other और दोनों एक दूसरे पे shout करने लगते हैं. Now Chubukov also enters the room. Natalia asks him to tell Lomov कि जो Oxen Meadows है वो किसके हैं, आप ही बता दो पापा. Now Chubukov also supports Natalia and regards the meadows as theirs. चुबुकोव भी नतालिया को ही सपोर्ट करते हैं कि हाँ ऑक्सन मीडोज हमारे हैं. Now Lomov refuses. Chubukov says that by shouting Lomov cannot prove that Oxen Meadows उनके हैं. ठीक है. He accuses Lomov by saying that he cannot talk to him इतने disrespectfully क्योंकि वो उससे 2 गुना एज में है, तो आप मुझसे इतनी disrespectfully बात नहीं कर सकते हैं. Lomov says that he is calling his land as his and wants him to speak to him politely. वो कहता है कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लैंड मेरा है, वैसे तो मैं आपसे पोलाइटली ही बात करना चाहता हूँ. He calls Chubukov a land grabber. वो उसको बोलता है कि तुम तो लैंड छीनने वाले हो, ऐसा कुछ बोला उसने. Now Lomov threatens that he would take Chubukov to the court. अब बात इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको धमकी दे देता है कि तुम्हें तो मैं कोर्ट में मिलूंगा. A lot of abuses are exchanged between both of them. बहुत गंदी गंदी बातें होती हैं. Chubukov says that Lomov's grandfather जो थे वो drunkard थे. His younger aunt Natasya ran away with an architect कि तुम वो ऐसा हुआ. Lomov felt that he was dying, so he could not say anything at that time. Now Natalia also calls Lomov a rascal. Chubukov calls him a villain and a scarecrow. He also calls him a monster who has the courage to propose. ठीक है. तो आप सोचो एक दूसरे को इन्होंने और अपनी फैमिलीज के बारे में कितना कुछ बुरा भला कहा एक दूसरे को. Now, as soon as Lomov leaves their home, Chubukov tells Natalia that he came to propose her. जब Lomov चला जाता है तो उसको बताते हैं कि ये यहाँ पे तुम्हें प्रपोज करने आया था. Hearing the word propose, Natalia inquires him. Chubukov tells him that Lomov had come there to propose Natalia for marriage. Hearing this, Natalia starts crying. She asks Chubukov to bring Lomov back at once. वो भी रोने लगती है और वो कहती है चुबुकोव को कि जाके लोमोव को अभी लेकर आओ. Right? Lomov enters again. Natalia begs to be excused. They shift their talks to the dogs as Natalia tells him that the oxen meadows are his. फिर से वही. They now talk about the dogs now. So Lomov tells Natalia that his best dog costed him 125 rubles. कि इतना महंगा था हमारा डॉग. Natalia says that ये तो बहुत ज्यादा है. She tells him that her father had given just 85 rubles for the squeezer. कि जो हमारा स्क्वीजर है डॉग है उसके लिए तो हमने बस 85 दिए थे रूबल्स, तुमने तो 125 रूबल्स दिए, तो बहुत ज्यादा है. So she says squeezer is better than his dog. तो कहता फिर squeezer मेरा better भी तो है तुम्हारे से. Lomov refuses and says that his lower jaw is shorter than his upper jaw. कहता तुम्हारे वाले का तो जो lower jaw है वो shorter है upper jaw से. Now Natalia says that squeezer is one of the finest pedigree. तो अब ये क्या होता है, अपने dogs के ऊपर ही लड़ पड़ते हैं. ठीक है. So Chubukov also says that Lomov's dog is old and short. तीनों के बीच में अब जो डिस्कशन है वो डॉग के ऊपर हो जाता है. Now Lomov suddenly falls. Natalia asks her father what has happened to him. वो अचानक घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, लोमोव क्यों गिर गया है. Chubukov thinks that he has difficulty in breathing. Natalia says that she feels Lomov अब मर गया है and Chubukov then calls for water as well as एक डॉक्टर के लिए, क्योंकि उसको चिंता हो जाती है कि लोमोव कहीं कुछ हो ना गया हो. Now Chubukov seems helpless. He starts accusing himself. He asks for a knife and a pistol. He calls himself the most unhappy of men. उसको लगता है कि यार मैं तो बहुत ही ज्यादा दुखी इंसान हूँ. Lomov starts reviving. अब Lomov को थोड़ा होश आने लगता है. And Lomov says he sees stars. He asks where he is. मुझे कुछ तारे से दिख रहे हैं, मैं कहाँ हूँ. So Chubukov says that he should hurry up and marry Natalia. कि तुम बस जहाँ भी हो जल्दी करो और बस अब तुम्हें
शादी कर लेनी चाहिए. He also tells him that she is willing to marry him. और नतालिया भी चाहती है तुमसे शादी करना. So Natalia becomes extremely happy on hearing this, and Chubukov also feels happy and offers some champagne for this occasion. और finally उन दोनों की जो है शादी हो जाती है एक शैंपेन खुलने के साथ. सो फाइनली हम एक अपनी बुक को खत्म कर चुके हैं पूरे 1.5 आवर में, राइट. तो मैं आपको फिर से बता रही हूं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स डाल दूंगी, सिलेबस का ब्रेकअप का आपको उसका लिंक डालूंगी. सेकेंड वीडियो में हमने पोएम्स का वन शॉट किया है और उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट के बाद आपकी दूसरी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का भी वन शॉट आएगा. ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड. अंटिल देन, हैप्पी स्टडीइंग. थैंक यू.